हेलो गाइज, आज हम लोग का शिक्षण कौशल में दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल में आज हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो शिक्षण कौशल जो होती है त्रिआयामी प्रक्रिया होती है। इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आता है। एलन एवं रायंस के अनुसार जो शिक्षण कौशलों की संख्या है वो 14 है, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण कौशलों की संख्या 7 है। प्रस्तावना कौशल का प्रथम चरण, शिक्षण कौशल का जो प्रथम चरण होता है उसको प्रस्तावना कौशल कहते हैं और इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो भी छात्रों को जो भी चीज़ पता रहता है उसको उससे लेकर के जो नहीं पता रहता है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। अगला देखते हैं कि प्रस्तावना कौशल के घटक क्या क्या हैं। तो प्रस्तावना कौशल के जो घटक हैं वो पूर्व ज्ञान है, अर्थात जो भी बालक का पहले का ज्ञान है उसको देखा जाता है इसमें। और उद्देश्य और सहायक सामग्री, पाठ प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध, क्या संबंध है, ऐसा मतलब प्रस्तावना कौशल में ऐसा प्रश्न करना चाहिए जो पाठ से संबंधित होना चाहिए। समुचित अवधि, जैसे 45 मिनट का भी क्लास होता है। प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल प्रस्तावना कौशल का जो शिक्षण कौशल का प्रथम चरण को प्रस्तावना कौशल कहते हैं और इसमें ज्ञात से अज्ञात सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके घटक के बारे में जान लेते हैं। पूर्व ज्ञान, जो बालक को पूर्व ज्ञान होता है उसका प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य और सहायक सामग्री, जो भी उस उद्देश्य और सहायक सामग्री होता है उसका यूज किया जाता है। प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध, जो भी पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित होना चाहिए क्वेश्चन जो भी किया जाए छात्रों से। समुचित अवधि का प्रयोग करना चाहिए और अर्थात से 45 मिनट का पीरियड रहे तो 45 मिनट में ही अपना शिक्षण कार्य पूरा कर लेना चाहिए। छात्रों की रुचि व प्रेरणा, ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए जिससे छात्र उसमें रुचि लें और उससे प्रेरित हों। अगला देखते हैं उद्देश्य कथन कौशल। तो उद्देश्य कथन कौशल जो होता है ये प्रस्तावना कौशल के बाद का शिक्षण कौशल है का दूसरा चरण उद्देश्य कथन कौशल होता है। उदाहरण, जैसे कि हम लोग को भारत देश के बारे में पाठ को पढ़ना है तो पहले भारत देश बच्चों के से क्वेश्चन कर करके भारत देश उन सब से निकलवा लेंगे तो उसके बाद से उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह कौशल लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए। प्रश्न कौशल का जो होता है वो शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है, यह शिक्षण का उत्तम साधन है। यह थ्रिंग महोदय का कहना है कि शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है, यह शिक्षण का उत्तम साधन है। अगला है व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल जो होता है इसमें विधियाँ ये जान लेते हैं क्या होनी चाहिए। तो व्याख्यान कौशल में स्पष्टीकरण होना चाहिए और उसमें परिभाषा बतानी चाहिए। वस्तु प्रदर्शन करना चाहिए व्याख्यान कौशल में, अभिनय करके बताना चाहिए। घटक, कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए और भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए। ये नहीं कि बिंद कहीं रुक के अटक के, ऐसे नहीं, धारा प्रवाह होना चाहिए भाषा में। प्रारंभिक कथनों का प्रयोग होना चाहिए, जो भी पहले मतलब बता दिया गया उसका प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चों को लगे कि ये तो हम जानते हैं। स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथनों का उपयोग, अर्थात जो भी निष्कर्ष निकले, स्पष्ट निष्कर्ष निकलने वाले कथनों का उपयोग करना चाहिए। और व्याख्यान कौशल में जो छात्र की सहभागिता होनी चाहिए, बीच बीच में बच्चों से प्रश्न करना चाहिए ताकि वो रुचि लें, इस विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला है दृष्टांत कौशल। तो व्याख्या कौशल की प्रमुख विधि है दृष्टांत कौशल। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है इसमें। और आगमन विधि का संयोजन,
दृष्टांत कौशल दो प्रकार का होता है, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। जो मौखिक दृष्टांत कौशल होता है, इसमें चुटकुले, कहानी, कविता के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाता है। और जो लिखित कौशल होता है, दृष्टांत कौशल, इसमें चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र, इन सब को दिखा करके इसका प्रयोग किया जाता है। अगला छात्र सहभागिता कौशल। तो छात्र सहभागिता कौशल के द्वारा इसमें छात्रों के सहयोग व प्रतिक्रिया के माध्यम से पाठ का क्रमशः विकास करना रहता है। और इसमें बच्चों से प्रश्न पूछकर, चित्र बनवाकर, रिक्त स्थान भरवाकर, जैसे कोई कहानी दे दिया जाए, उसमें बीच बीच में खाली स्थान दे दिया जाए, उसमें सभी बच्चों का अलग अलग जैसे जैसे वो लोग भरेंगे अलग अलग कहानी भी बन जाएगा। वाक्य अधूरे छोड़ करके खेल के द्वारा, गीत के माध्यम से गीत करा दिया जाए, कविता के द्वारा, फ्लैश कार्ड का प्रयोग के द्वारा छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी बताया जा रहा है, उसके बाद उसका मंचन करके या फिर उसका अभिनय करवा करके सिखाया जाएगा, तो वो ज्ञान बहुत ही ज़्यादा दिन तक स्थायी हो जाएगा। अगला है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो उद्दीपन परिवर्तन कौशल जो होता है, इसमें छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए इसके घटक जो होते हैं, यथाउचित शरीर का संचालन, जैसे कि भाव भंगिमा को प्रदर्शित करके, हाव भाव भंगिमा का प्रयोग करके, भाव का केंद्रीकरण होना चाहिए, और स्वरों में उतार चढ़ाव होना चाहिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ें। शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन होना चाहिए। और जैसे कोई कक्षा में पढ़ा रहे हैं शिक्षक, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो शिक्षक शांत हो जाते हैं तो पूरी क्लास शांत हो जाती है। तो ये सब उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत आते हैं। इसका प्रयोग करके शिक्षण विधि को प्रभावी बनाया जा सकता है। पुनर्वलन कौशल। तो शिक्षक द्वारा जो छात्र को दिया जाता है पुनर्वलन, उसी को शिक्षण को पुनर्वलन कौशल कहते हैं। और पुनर्वलन के प्रस्तुतिकरण या हटाने से अधिगम प्रभावित होता है। पुनर्वलन का सिद्धांत स्किनर महोदय को जाता है। और पुनर्वलन दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो जो धनात्मक पुनर्वलन होता है, इसमें पुरस्कार आ जाता है, प्रशंसा आ जाता है, शाबाशी आ जाता है, हाँ में सिर हिलाना, उत्तर स्वीकार करना, ये सभी धनात्मक पुनर्वलन में आ जाएंगे। ऋणात्मक पुनर्वलन। तो ऋणात्मक पुनर्वलन को ही नकारात्मक पुनर्वलन कहते हैं। इसमें डांटना आ जाएगा, फटकारना आ जाएगा, नाराज होना आ जाएगा, ये सभी ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्वलन में आ जाएंगे। आइए इसके घटक के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो प्रोत्साहन देने वाले कथनों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे रुचि लेके पढ़ें। छात्र प्रतिक्रिया का आदर करना चाहिए। हाव भाव और अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग करना चाहिए। और छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए ताकि बच्चे खुश होकर के और क्वेश्चन को सही उत्तर बताएं। नकारात्मक शाब्दिक या अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्यामपट्ट लेखन कौशल, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो श्यामपट्ट लेखन कौशल जो होता है, श्यामपट्ट को अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। श्यामपट्ट प्रयोग से शिक्षण में जो सुनने का और देखने का दोनों जो इंद्रियां होती है वो सक्रिय रूप से काम करती हैं। और शिक्षक को सीधा खड़ा होकर नहीं लिखना चाहिए, 45 डिग्री के कोण पर खड़ा झुक करके या खड़ा होकर के लिखना चाहिए। पुनरावृत्ति कौशल। पुनरावृत्ति कौशल जो होता है, इसमें इसे स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं। कोई भी चीज़ को अगर बार बार रिपीट करेंगे तो वो स्थायी ज्ञान हो जाएगा, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। पढ़ाए गए पाठ या प्रसंगों इत्यादि को बार बार दोहराना, इसी को पुनरावृत्ति कौशल कहते हैं। अगला है पाठ समापन कौशल। तो पाठ समापन कौशल में गृह कार्य देना, इसी को पाठ समापन कौशल में आ जाएगा।
क्वेश्चन है 2। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 14 शिक्षण कौशल बताए हैं और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने 18 शिक्षण कौशल बताए हैं। अगला है अपेक्षित अधिगम स्तर। तो अपेक्षित अधिगम स्तर, इसको एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल भी कहते हैं। इसकी संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दी गई थी और अपेक्षित अधिगम स्तर या न्यूनतम अधिगम स्तर दोनों एक ही हैं। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में इसे अनिवार्य अधिगम स्तर कहा गया। दवे समिति क्या होता है? तो दवे समिति का जो स्थापना 5 जनवरी 1990 में प्रोफेसर आदर्श दवे की अध्यक्षता में हुआ था, दवे समिति, और इसी को न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारण हेतु किया जाता है। ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विषय भाषा, गणित और पर्यावरण का प्रयोग होता है। अधिगम अनुभव के प्रकार। अधिगम अनुभव के 3 प्रकार होते हैं। ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, क्रियात्मक। तो जो ज्ञानात्मक होता है इसमें तथ्यों की जानकारी होती है। भावनात्मक होता है या फिर इसी को बोधात्मक कहते हैं, एक दूसरी चीज़ों में संबंध स्थापित करना। क्रियात्मक या फिर व्यवहारात्मक, तो इसमें दैनिक जीवन में क्या प्रयोग होता है उसके बारे में होता है। निदानात्मक शिक्षण विधि। निदानात्मक शिक्षण विधि में समस्या का पता लगाया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण विधि में समस्या का हल करना होता है। इसी को उपचारात्मक शिक्षण विधि कहते हैं। आइए जान लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़े हैं। तो इस चैप्टर में क्या पढ़े, आइए हम लोग दोहरा लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि शिक्षण कौशल जो होते हैं, शिक्षण कौशल एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी पाठ्यक्रम आ जाते हैं। एलन और रायंस के अनुसार शिक्षण कौशलों की संख्या 14 होती है, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार शिक्षण कौशलों की संख्या 7 होती है। प्रस्तावना कौशल जो होता है वो शिक्षण कौशल का प्रथम चरण या प्रथम प्रस्तावना कौशल होता है। इसमें ज्ञात से अज्ञात सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका घटक बताए थे कि पूर्व ज्ञान होना चाहिए, उद्देश्य और सहायक सामग्री, प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध क्या है, ये समुचित अवधि, जैसे 45 मिनट का है तो 45 मिनट में ही अपना शिक्षण अवधि कौशल पूरा कर लेना चाहिए। छात्रों की रुचि व प्रेरणा के अनुसार शिक्षण कौशल का प्रयोग करना चाहिए। उद्देश्य दूसरा था उद्देश्य कथन कौशल। उद्देश्य कथन कौशल जो होता है प्रस्तावना कौशल के बाद का शिक्षण कौशल होता है। इसको द्वितीय चरण या फिर दूसरा चरण उद्देश्य कौशल कहते हैं। जैसे हम लोग बताए थे कि भारत देश का पाठ अगर हम लोग को पढ़ाना है तो भारत देश के बारे में पहले बच्चों के मुंह से निकलवा लेंगे, उसके बाद से उसके बारे में बताएंगे। यह कौशल जो होता है लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ाए थे प्रश्न कौशल। तो जो प्रश्न कौशल होता है, प्रश्न कौशल को थ्रिंग महोदय के अनुसार कहा गया है कि शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है। यह शिक्षण का उत्तम साधन है। शिक्षक जो होता है इसमें प्रश्न करता है, इसी को प्रश्न कौशल कहते हैं। अगला पढ़े थे हम लोग व्याख्यान कौशल। तो व्याख्यान कौशल की जो विधियां हैं वो उसमें आ जाती हैं स्पष्टीकरण, परिभाषा, वस्तु प्रदर्शन, अभिनय। जो व्याख्यान कौशल होता है उसके घटक जो होते हैं, कथन में तारतम्यता होनी चाहिए, भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए, स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथन का उपयोग करना चाहिए और छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए। बीच बीच में प्रश्नोत्तर करना चाहिए, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला पढ़े थे दृष्टांत कौशल। जो दृष्टांत कौशल है वो व्याख्या कौशल की प्रमुख विधि है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है और आगमन विधि का संयोजन होता है। दृष्टांत के 2 प्रकार बताएं, एक मौखिक बताएं, एक लिखित बताएं। मौखिक में कविता, कहानी, चुटकुला आ जाएगा और लिखित में रेखा, चित्र, मानचित्र, मॉडल आ जाएगा, चार्ट भी आ जाएगा। ये दृष्टांत और लिखित के उदाहरण हैं।
दृष्टांत कौशल दो प्रकार के बताएं, मौखिक और लिखित। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं छात्र सहभागिता कौशल। तो छात्र सहभागिता कौशल में छात्रों के सहयोग व प्रतिक्रिया के माध्यम से पाठ का क्रमशः विकास करना होता है। इसमें छात्रों से प्रश्न पूछा जाता है, चित्र बनवाया जाता है, रिक्त स्थान भरवाया जाता है, वाक्य अधूरे जो छोड़ करके उनसे भरवाया जाता है, खेल कराया जाता है, खेल के माध्यम से, या फिर गीत कविता द्वारा, फ्लैश कार्ड के प्रयोग द्वारा इसका प्रयोग करके, जैसे कछुआ और खरगोश का कहानी बता करके उसका बाद में मंचन करवाया जाता है या अभिनय कराया जाता है, जिससे उसमें ज्ञान जो होता है वो स्थायी रूप से हो जाता है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल हम बताए थे, इसमें छात्र सहभागिता बढ़ाने हेतु कार्य करते हैं। इसका घटक बताए थे कि यथाउचित शरीर का संचालन करना चाहिए, हाव भाव भंगिमा का प्रयोग करना चाहिए, भाव का केंद्रीकरण होना चाहिए, स्वरों में उतार चढ़ाव होना चाहिए ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ें, शिक्षक शिक्षार्थी में वार्तालाप होना चाहिए, और मौन, जैसे बच्चे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो और बच्चे शोर कर रहे हैं तो टीचर को एक बार शांत होना चाहिए, इससे क्लास पूरा शांत हो जाता है। पुनर्वलन कौशल बताए हैं इसके बाद। तो शिक्षक द्वारा जो छात्र को दिया जाता है, जो भी छात्र को पुनर्वलन दिया जाता है उसको पुनर्वलन कौशल कहते हैं। पुनर्वलन के प्रस्तुतिकरण या फिर हटाने से अधिगम प्रभावित होता है, और पुनर्वलन को स्किनर महोदय ने दिया था। और पुनर्वलन दो प्रकार के बताएं, एक धनात्मक बताएं और एक ऋणात्मक बताएं। तो जो धनात्मक होता है उसमें पुरस्कार, प्रशंसा, शाबाशी, हाँ में सिर हिलाना, उत्तर स्वीकार करना, ये सभी धनात्मक पुनर्वलन में आ जाएंगे। ऋणात्मक या नकारात्मक में डांटना, फटकारना या नाराज होना, ये सभी ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्वलन में आ जाएंगे। आइए कुछ इसके घटक के बारे में जान लेते हैं। तो इसके घटक क्या क्या हैं। तो प्रोत्साहन देने वाले कथनों का प्रयोग करना होता है, छात्र प्रतिक्रिया का आदर करना होता है, हाव भाव व अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग करना होता है, छात्रों के सही उत्तरों को ब्लैक बोर्ड पर लिखना होता है, नकारात्मक या अशाब्दिक शब्दों का संकेतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्यामपट्ट लेखन कौशल जो होता है, श्यामपट्ट जो होता है वो शिक्षक का सच्चा मित्र होता है, और श्यामपट्ट का प्रयोग करने से जो बालकों में सुनने की और देखने की दोनों अंग जो होते हैं, वो इंद्रिय जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, और शिक्षक को 45 डिग्री के कोण पे खड़ा होकर लिखना चाहिए ताकि वो मुड़ करके देख भी ले कौन सा बच्चा शरारत कर रहा है, कौन सा सही है। और ऐसे सीधा खड़ा होकर लिखेगा तो बच्चों को भी देखने में दिक्कत होगा और टीचर भी नहीं देख पाएगा कि कौन बच्चा शरारत कर रहा है, कौन अच्छे से बैठा है, कौन क्या कर रहा है। तो 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होकर के लिखना चाहिए, और लिखावट में स्पष्टता होनी चाहिए। आइए जान लेते हैं पुनरावृत्ति कौशल क्या होता है। तो जो पुनरावृत्ति कौशल होता है इसे स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं। जैसे कोई भी पाठ को बार बार पढ़ेंगे तो उसका पुनरावृत्ति करेंगे तो वो स्थायी हो जाता है, तो इसीलिए इसको स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं। इसको पढ़ाए गए पाठ प्रसंगों इत्यादि को दोहराना, ये पुनरावृत्ति कौशल के उदाहरण हो जाएंगे। पाठ समापन कौशल में गृह कार्य देना होता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 14 शिक्षण कौशल को बताया है, और वही कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने 18 शिक्षण कौशल को बताया है। अपेक्षित अधिगम स्तर, एक्सपेक्टेड लर्निंग जो लेवल होता है वो क्या होता है, ये जान लेते हैं। तो जो अपेक्षित अधिगम स्तर होता है, इसकी संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में दी गई थी, और अपेक्षित अधिगम स्तर या न्यूनतम अधिगम स्तर दोनों एक ही हैं, और संशोधित राष्ट्रीय नीति 1992 में इसे अनिवार्य अधिगम स्तर कहा गया। दवे समिति है 5 जनवरी 1990 में प्रोफेसर R.H. दवे ने न्यूनतम अधिगम स्तर को निर्धारण हेतु ये दवे समिति लाए थे, और इसमें जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विषय जो हैं, भाषा है, गणित है, पर्यावरण है, इसका प्रयोग किए थे।
इसके बाद हम लोग पढ़े थे अधिगम अनुभव के प्रकार। तो अधिगम अनुभव के 3 प्रकार बताए थे, एक ज्ञानात्मक, एक भावात्मक, एक क्रियात्मक। तो जो ज्ञानात्मक होता है इसमें तथ्यों की जानकारी दी होती है। भावात्मक या बोधात्मक में एक दूसरी चीज़ों से संबंध स्थापित होता है। क्रियात्मक या व्यवहारात्मक में दैनिक जीवन में प्रयोग होता है। अब आइए निदानात्मक शिक्षण के बारे में जान लेते हैं। तो निदानात्मक शिक्षण में समस्या का पता लगाया जाता है और उपचारात्मक में उसको दूर किया जाता है या फिर उसका हल निकाला जाता है उस समस्या का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चैनल का नाम है सुपर स्टडी जोन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।